ये क्लैट 2021 एग्जामिनेशन में ये पैसेज आया था। अगर इस तरीके के पैसेज आपके एग्जाम में आ जाएं तो व्हाट यू शुड डू, माय टेक इज लीव द पैसेज। तो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है। पैसेज और प्रिंसिपल समझने के बाद क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इस वे में ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं, सो ऑप्शन डी जैसे ऐसे बोथ ए एंड बी टाइप का है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं बिकॉज ये काफी ज्यादा, दिस इज लाइक अ चीट कोड, है ना। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं वैभव प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका इस सेशन में, जहां पे कि हम रोज लीगल रीजनिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट वी डू इज हम एक पैसेज उठाते हैं और उसके 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो आज भी हम ऐसा ही करेंगे एंड देखते हैं आज जो हम पैसेज सॉल्व करने वाले हैं वो किस तरीके का है, वो कितना डिफिकल्ट है, कितना ईजी है या फिर वो कितना मॉडरेट है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की मेरे साथ। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो या हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हो तो दोनों जगह जाओ और जल्दी से जाके आप जो है जुड़ जाओ। सेकेंड चीज, इस क्लास की जो नोट्स होती है, जो आपको, जो हम अभी ये पढ़ रहे हैं, अगर आप बाद में इसको रेफर करना चाहो तो आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सबसे ऊपर में एक क्लास नोट्स पीडीएफ करके एक लिंक दिखेगा। वो एक ड्राइव लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है। आप उस पर क्लिक करोगे एंड यू जस्ट गो देयर, तो आपको उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स मिलेंगे। तो वहां पे आपको लीगल रीजनिंग के प्रैक्टिस की जो क्लास की पीडीएफ है आपको वो वहां पे मिल जाएंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको करंट अफेयर्स की भी जो मैं क्लासेस लेता हूं या आपको जो डेली प्रैक्टिस हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं वो सब एक जगह पे कंसोलिडेट करके आपके लिए वहां पे उस ड्राइव लिंक पे डाला गया है। सो यू कैन एक्सेस ऑल दीज मटीरियल्स एट योर डिस्पोजल। ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड फील फ्री टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, तो फील फ्री टू गेट इन टच विद मी ओवर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की और आज के इस पैसेज की। सो जैसा कि हम करते हैं, ये थोड़ा लेंदी है और काफी टेक्स्ट सेंट्रिक पैसेज है, एज वेल एज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। तो रोज की तरह मैं आपको 2 मिनट का समय जो है वो दे रहा हूं टू मे बी कंप्लीट दिस एंटायर रीडिंग एक्सरसाइज। जब एक बार आप ये पढ़ लोगे उसके बाद मैं आपको जो है वो समझाऊंगा कि ये पैसेज जो है वो कैसा और वो क्या कह रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो गाइस, सो 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा समय ऑलरेडी मैंने दे दिया है आपको। तो अब जो है हम ये समझते हैं कि ये पैसेज जो है वो क्या कह रहा है। सो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कैटेगराइजेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पैसेज। पहले तो वो समझ लेते हैं। तो ये क्लैट 2021 में ये पैसेज जो है वो आपके लिए, मतलब ये क्लैट 2021 एग्जामिनेशन में ये पैसेज आया था, ठीक है। और इसके सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। ये प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। आपको पैसेज पढ़ के समझ में आ गया होगा, जहां पे लिखा हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, रेस जुडिकाटा, सेक्शन 11। नाउ दिस इज अगेन, मैं इसको कैटेगरी में रखता हूं डिफिकल्ट, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोसीजरल लॉ जो है वो आपको लॉ स्कूल में जाके काफी लंबे समय के बाद, आई थिंक थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, थर्ड ईयर में आप जाके प्रोसीजरल लॉ पढ़ते हो। तो एक्सपेक्टिंग कि आपको ये चीज अभी एट दिस स्टेज, जहां पे कि आप शायद 11th में या 12th में हो, या 12th जस्ट पास की और लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो एट दिस जंक्शन अगर आपको एक्सपेक्ट किया जाए कि ये पैसेज आपको आना चाहिए या आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा अनफेयर है, ठीक है। सो इट्स अ डिफिकल्ट पैसेज फॉर श्योर। अगर इस तरीके के पैसेज आपके एग्जाम में आ जाएं, तो व्हाट यू शुड डू, माय टेक इज लीव द पैसेज, जाने दो। वो 5 क्वेश्चन जो है वो हम उस 5 क्वेश्चन का हिट सह सकते हैं, लेकिन इस पैसेज को समझना और इसके स्ट्रेस में और एंजाइटी में रील इन करना और फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मे बी 5 में से 2 सही करना, ये सब करने में ना आपके 10 मिनट कहीं नहीं जा रहे। और ये जो 10 मिनट का हमने वेस्ट कर दिया ना अपना टाइम 2 नंबर के पीछे, और इतना एंजाइटी और स्ट्रेस ले लिया, वो वर्थ इट नहीं है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस जो आपको देख के समझ में आ रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, एकदम समथिंग कंप्लीटली न्यू, आपने आज तक कभी सुना नहीं, कुछ जानते नहीं हो, फिर कहीं दे रहा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, है ना, कुछ बार के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे जब आपको लगे कि पहले कुछ चंद लाइन को पहले पढ़ के, 2-3 लाइन को पढ़ के अगर आपको समझ में आ रहा है कि यार नहीं हो रहा है मुझसे, आई एम नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ इट, ऐसे पैसेजेस को छोड़ देना। तो ये वाला पर्टिकुलर पैसेज जो है ये डिफिकल्ट तो है फॉर श्योर, मैं भी आपको ये कह रहा हूं। बट चलिए, अब क्योंकि हम क्लास में हैं अभी और हमारा काम है कि हम इसे समझेंगे और हम अब इसको आसान बनाएंगे अपने लिए। तो लेट्स बिगिन अंडरस्टैंडिंग कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या होता है। तो बेसिक और आपको सिंपल तरीके से अगर समझाऊं तो रेस जुडिकाटा एक रूल है, एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, जो कि ये बताता है हमें कि कोई भी पार्टी को मल्टीपल टाइम्स सेम केस नहीं करने देना चाहिए। सपोजिटली एक एग्जांपल से समझिए, ए और बी के बीच में केस चल रहा है और ये लोग सिविल कोर्ट में ये केस को लड़ रहे हैं, और सिविल कोर्ट आफ्टर 2-3 इयर्स ऑफ इलैबोरेट हियरिंग और सारे एविडेंस सब करने के बाद कोर्ट जो है वो बी के फेवर में जजमेंट देती है, ऑर्डर पास करती है। अब व्हाट ए डज इज कि ए वापस से सेम कोर्ट में या ए वापस से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बी के अगेंस्ट सेम केस कर देता है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स चल रही है कि आप एक ही पर्सन के अगेंस्ट बार बार सेम केस किए जा रहे हो, ये आप रेस जुडिकाटा के अंडर नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इज द बेसिक रूल इन अ सिंपलर लैंग्वेज। यही आपका रेस जुडिकाटा का रूल होता है। अब इसका यह मतलब नहीं होता कि रेस जुडिकाटा में आप अपील में नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स आप अपील में जाओगे। द रूल इज कि आप सेम कोर्ट में या सेम लेवल ऑफ कोर्ट में बार बार केस नहीं कर सकते। आप अपील में चले जाओ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप उसके हायर कोर्ट में चले जाओ, आप हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट से आप अपील में सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ एरर है तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कर दो, आप रिवीजन के लिए जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सो जितने और ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं वो सब एक्सप्लोर कर लो, लेकिन आप सेम कोर्ट में बार बार एक ही मैटर को, एक ही केस को रिपीटेडली आप नहीं लेके जा सकते। अब इसके पीछे का रैशनल क्या है? द रैशनल जो है वो आपको यही बोल रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द डॉक्ट्रिन इज वेरी सिंपल, इज टू इंश्योर कि अल्टीमेटली जो लिटिगेशन है उसका एक एंड होना चाहिए। नहीं तो लिटिगेशन चलते ही रहेगी, उसका कोई एंड नहीं होगा। एक फाइनलिटी आना जो है वो जरूरी होता है।
अब उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट ये कह रहा है कि सेक्शन 11 जो है वो रिट ज्यूरिसडिक्शंस में इनएप्लीकेबल होता है. नाउ व्हाट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन? Writ jurisdiction is the jurisdictions of High Court and the Supreme Court. Writs are the commanding power that the High Courts and Supreme Court has under the Constitution of India. तो अब ये कह रहा है कि रिट में अगर आप कोई रिट फाइल करते हो तो वहां पे आपका ये रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल, रूल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है. ये एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया है. ओके, अब इसका ही एक्सप्लेनेशन जो है नीचे में, ये जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हो इसके नीचे, ये है आपका इसका एक्सप्लेनेशन. सो व्हाट इज इट सेइंग कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो रेस जुडिकाटा का रूल है इसको इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल नहीं माना जा सकता है. ठीक है, while we are dealing with fundamental rights in petitions filed under 32 of the Constitution. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि रिट ज्यूरिसडिक्शंस में भी हम इसको इररेलेवेंट और इनएडमिसिबल नहीं मान सकते, ऐसा नहीं होगा. सो इट विल डेफिनेटली बी रेलेवेंट. रूल ऑफ रेस जुडिकाटा विल रिमेन रेलेवेंट. ठीक है, अब उसके बाद यह कह रहा है कि अगर मान लेते हैं आर्टिकल 226 में आपने ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपने अगर हाई कोर्ट में एक मैटर जो है वो एक रिट पिटिशन जो है वो फाइल की थी और उसको मेरिट्स पे कंसिडर किया गया था. मेरिट्स पे कंसिडर करने का मतलब क्या होता है? मेरिट्स पे कंसिडर करने का मतलब होता है कि आप दोनों पार्टीज को प्रॉपरली एविडेंसेस लेके सुना गया है और उसके बाद डिसाइड किया गया है. ठीक है, तो ऐसे केसेस में और इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया तो ये डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा दोनों पार्टीज के ऊपर. लेकिन अगर आपको उसको मॉडिफाई कराना है, रिवर्स कराना है अपील में, तो आप फॉर श्योर चले जाओ. लेकिन आप फिर से अगर सोचो कि अब इसी को जो कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है मेरिट पे, अब आप सोचो कि मैं एक फ्रेश पिटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अंडर 32 लेके आ जाता हूं एंड एक ओरिजिनल पिटिशन फाइल कर देता हूं सेम फैक्ट से, सेम ऑर्डर के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट चले जाता हूं, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि हम लोग यहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई कर देंगे. क्यों करेंगे रेस जुडिकाटा अप्लाई? क्योंकि उस रिट पिटिशन में हाई कोर्ट ने 226 के अंडर आपको पूरी तरीके से सुना था मेरिट के ऊपर. ठीक है, आपके एविडेंसेस जो दिए गए, जो एफिडेविट सबमिट किए गए, उसके ऊपर पूरी तरह से सुनवाई हुई. दोनों पार्टीज को सुनने के बाद डिसीजन लिया गया. लेकिन अब उसी का सेकंड पार्ट जो है वो ये आ रहा है कि अगर 226 वाला जो आपने पिटिशन डाला था उसको डिसमिस कर दिया गया लेकिन मेरिट्स पे नहीं, कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स भी होते हैं जिसके ऊपर डिसमिस कर दिया गया. ठीक है, देयर मे बी सम टेक्निकल ग्राउंड्स जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया हो. तो ऐसे केसेस में जो है वो कह रहा है कि आप सब्सिक्वेंट पिटिशन जो है आप बिल्कुल लेके आ जाओ सुप्रीम कोर्ट, हम बिल्कुल बार नहीं कर रहे. ठीक है, तो आप 32 के अंदर अगर एक फ्रेश लेके आते हो तो फेयर एंड वेल, वेरी गुड, वी विल एक्सेप्ट इट. देन द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट दैट दे आर सेइंग इज कि अगर मान लो कोई पिटिशन है जो कि डिसमिस हो रहा है विदाउट अ स्पीकिंग ऑर्डर, देन अब ये स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है? तो स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है जहां पे कि जजमेंट में रीजन और रैशनल दिया जाता है. स्पीकिंग ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स जहां पे जजेस, जो कोर्ट होती है, वो अपना रीजनिंग और रैशनल जो है वो देती है अपने ऑर्डर में कि क्यों वो एक XYZ ऑर्डर आपको दे रही है. अगर कोर्ट का कहना है कि आपको 5 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देना है ए को, तो क्यों 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है, कैसे आप 5 लाख रुपए तक के अमाउंट पे पहुंचे, वो आपका रीजनिंग होता है, वो आपका रैशनल होता है. अगर कोर्ट वो स्पीकिंग ऑर्डर देती है, वो रैशनल बताती है, तो उसको हम स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं. ठीक है, नाउ द लास्ट पार्ट सेज कि अगर पिटिशन डिसमिस हुआ है विदाउट अ स्पीकिंग ऑर्डर, then such dismissal cannot be treated as creating a bar of res judicata. मतलब कि अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं दी गई है तो वहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा और आप फ्रेश जो है, फ्रेशली आप वापस से अप्लाई कर सकते हो. आप फ्रेश पिटिशन जो है वो डेफिनेटली फाइल कर सकते हो. तो दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा जो कि यहां पे दिया गया है. आई होप जो है ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपके लिए समझ में आया. मैं अगर एक क्विक समरी दूं,
रेस जुडिकाटा एक एंड होना चाहिए लिटिगेशन को। अब बार बार सेम पार्टी के अगेंस्ट जो है अपने केसेस को नहीं दोहरा सकते, सेम केस को नहीं लेके जा सकते सेम कोर्ट में या फिर सिमिलर कोर्ट में जिसके पास सिमिलर लेवल ऑफ पावर्स हो। सेकंड, रिट जुरिस्डिक्शंस में जनरली ये इनएप्लीकेबल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रिट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं और रिट जुरिस्डिक्शन में आपको मेरिट्स पे कंसीडर किया गया है, हाई कोर्ट ने मेरिट पे आपके मैटर को डिसमिस किया गया है, तो आप ओरिजिनल पिटिशन 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके आ सकते। लेकिन अगर मेरिट पे डिसमिस नहीं किया है हाई कोर्ट ने और उसके बाद बिना मेरिट पे डिसमिस कर दिया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे डिसमिस कर दिया आपके पिटिशन को, आप ओरिजिनल पिटिशन जो है वो बिल्कुल लेके आ जाइए सुप्रीम कोर्ट। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कही है कि अगर स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, रैशनल और रीजनिंग नहीं दिया गया है, तो अगर आपको फ्रेश पिटिशन लेके फाइल करना है तो आप बिल्कुल करिए और रेस जुडिकाटा आपके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब वहां पे आपको यह नहीं कहा जाएगा कि यह ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज इन अ नटशेल व्हाट द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, चलिए अब लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल टू। रेस जुडिकाटा जो है वो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 45 सेकेंड आई थिंक इज सफिशिएंट इनफ। Which of the following is res judicata applicable to? Civil suits, writ petitions, none of the above, or both A and B? चलिए, तो आई थिंक यस, जितने भी लोगों ने ऑप्शन डी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। वाई? बिकॉज रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल टू सिविल सूट्स, बिल्कुल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात ही कर रहा है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो सिविल सूट, सिविल केसेस की बात करता है, तो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा ही होगा। सो ये तो अपना सही है ही है। उसके बाद आता है रिट पिटिशंस, कि क्या रेस जुडिकाटा रिट पिटिशंस पे एप्लीकेबल है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। दो यहां पे एक जनरल स्टेटमेंट जरूर दिया था कि सेक्शन 11 इज इनएप्लीकेबल टू रिट जुरिस्डिक्शन, लेकिन उसके बाद फिर यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड उसके बाद का ये जो एक्सप्लेनेशन हमने 3 बार डिस्कस करा कि कैसे ये जो रूल ऑफ रेस जुडिकाटा है वो रिट पिटिशंस में भी एप्लीकेबल होता है। तो इसीलिए आपका जो आंसर है वो बना बोथ ए एंड बी, रिट पिटिशंस में भी अप्लाई होता है और सिविल सूट में भी अप्लाई होता है। तो देखो अगेन पैसेज और प्रिंसिपल समझने के बाद क्वेश्चंस डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, लेकिन चैलेंज जो है वो हमें आती वहीं पे है जब हम वो पैसेज को समझ रहे होते हैं, बिकॉज द पैसेज ऑफ कोर्स इज कॉम्प्लिकेटेड एट योर एज टू अंडरस्टैंड, उसमें कोई शक बिल्कुल भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज एप्लीकेबल टू रिट्स इफ। रेस जुडिकाटा जो है वो रिट्स पे एप्लीकेबल होगा कब? ओ अच्छा सॉरी, मैंने टाइमर स्टार्ट करना भूल गया। सो योर टाइम हैज स्टार्टेड। Thirty seconds is more than enough. चलो, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑल राइट, सो जितने भी लोगों ने आंसर करा है सी वो बिल्कुल सही है। रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा 2 कंडीशंस में, या तो डिसीजन जो है वो मेरिट पे दिया गया हो, जैसा हमने बात किया था, हाई कोर्ट अगर मेरिट पे डिसीजन दे रहा है, मेरिट पे डिसीजन देने का मतलब होता है कि अगर उसने आपके सारे एविडेंसेस को सुना है, दोनों पार्टीज को सुन लिया है और उसके बाद वो
अपना डिसीजन दे रहा है। तो अगर मेरिट पे डिसीजन है तो डेफिनेटली रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर ओरिजिनल पिटिशन सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जा सकते, आप अपील में जा सकते हो। उसके बाद अगर ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर है, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब जिसने कोर्ट ने रैशनल दे दिया है, अपनी रीजनिंग और रैशनल जो है वो सब कुछ कोर्ट ने दे दिया है, तो क्या उसके बाद आप फिर से उसी को चैलेंज करोगे इन द सेम कोर्ट? नहीं, आपको रिवीजन कराना है, आपको मॉडिफाई कराना है, आपको अपील में जाना है, आप सब कर लो, लेकिन आप वापस से ओरिजिनल पिटिशन नहीं फाइल कर सकते। सो ये भी आपका सही है। तो अगर स्पीकिंग ऑर्डर दिया गया है या फिर मेरिट पे डिसाइड कर दिया गया है, इन दोनों केसेस में जो है रेस जुडिकाटा एक रिट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, एंड इसीलिए सी जो है करेक्ट आंसर बनता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा बेस्ड अपॉन? चलो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। On which of the following is the doctrine of res judicata based? ये जो प्रिंसिपल है, ये जो डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकाटा का, वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? चलो, आई थिंक सभी का इसमें आंसर मोर और लेस सबका सही है। वेरी गुड। सो द थिंग इज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने जैसा पैसेज पढ़ा था, ये ऑब्जेक्ट में बहुत ही क्लियर था दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। सी बिल्कुल, अरे सी जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक दैट फाइनलिटी शुड बी अटैच्ड टू द डिसीजंस ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट के डिसीजंस फाइनल होने चाहिए। जब दो ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन मेरे पास ऑल ऑफ दीज है, तो मेरा आंसर डी ऑल ऑफ दीज ही होगा। सो जैसे ही अगर मेरे दो ऑप्शन सही दिख रहे हैं, तो वो अपना ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ दीज ही मेरा करेक्ट आंसर होगा। एंड दिस इज द सेम लैंग्वेज जो कि पैसेज में यूज भी किया गया था। तो ये मोर और लेस कॉम्प्रिहेंशन टाइप का एक क्वेश्चन जो है, मैं कह सकता हूं कि ये कॉम्प्रिहेंशन लेवल का क्वेश्चन था। सो 3 क्वेश्चन। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा कि आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्स्ट सेंट्रिक है। तो अब इस पे जो है मैं आपको पूरा 1 मिनट देता हूं पढ़ने के लिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो, सो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में एक रूल समझ लो। देयर इज अ वेरी सिंपल रूल। जब जहां पे भी आपको ऐसा ऑप्शन दिखता है ना, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट या ऑल ऑफ दीज, तो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट ए और बी को बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ो, ताकि आपको समझ में आए कि ए और बी जो है वो सही है कि नहीं। अगर मान लो ए और बी में से एक गलत ही निकल जाता है, तो आप 2 ऑप्शंस ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हो कि अगर मान लो ए मेरा गलत निकल गया तो मेरा डी भी गलत निकल गया, है ना। तो इस वे में ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं, सो ऑप्शन डी जैसे ऐसे बोथ ए एंड बी टाइप का है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शंस होते हैं, बिकॉज ये काफी ज्यादा, दिस इज लाइक अ चीट कोड, है ना, कि इससे आपके एक ऑप्शन तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो ही जाएगा। या तो ए बी में से कोई कटेगा तो वो ऑप्शन और डी कट जाएगा, और अगर ए बी दोनों ही सही है तो सी आपका डेफिनेटली कट गया। तो इट्स लाइक अ चीट कोड। सो दिस इस ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा बहुत अच्छे से देखना।
सो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं ए जो है वो वही कह रहा है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि रिट पिटिशन है जो कि मेरिट्स पे रिजेक्ट किया गया है, स्पीकिंग ऑर्डर देके, रीजंस देके रिजेक्ट किया गया है मेरिट के ऊपर। तो अनदर पिटिशन अंडर 32 जो है वो मेंटेनेबल नहीं होगा, बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, ये बिल्कुल सही है। सो ए इज डेफिनेटली करेक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल कि ये इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में है कि फाइनलिटी होनी चाहिए, डिसीजंस बाइंडिंग होने चाहिए उस कोर्ट के जो कि कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन का है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पे ए और बी जो है, बी इज समथिंग जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, ए इज द टेक्निकल रीजन जो हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था पैसेज के। ए और बी मेरा दोनों सही है, मतलब डी मेरा करेक्ट आंसर है। सी को एलिमिनेट करो, सी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डी जैसे ऑप्शंस होते हैं ना, वो एक ना एक ऑप्शन तो फॉर श्योर आपके लिए एलिमिनेट कर ही देगा। तो सी मेरा डेफिनेटली एलिमिनेट हो गया क्योंकि ए और बी जो है मेरा बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसेज में हमने यही चीज पढ़ी थी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन कह रहा है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई विल गिव यू 1 मिनट, डोंट वरी। चलो सो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सो बेसिकली अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अगेन इसमें बोथ बी एंड सी टाइप है। तो अगर बी एंड सी में से कोई भी एक एलिमिनेट किया तो मतलब मेरा एक और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके होंगे, तो इट वुड बी इजी टू फिगर आउट। अब इसमें क्या बोल रहा है, हाईकोर्ट ने डिसमिस किया इस पर्टिकुलर पिटिशन को, हाईकोर्ट ने डिसमिस किया पिटिशन को यह कह के कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है, मतलब आप कहीं और जाके आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल है जिसको कि आप अवेल कर सकते हो। तो इस केस में आपने मेरिट पे तो डिसाइड नहीं किया, आपने कोई एविडेंसेस वगैरह नहीं लिए, आपने दोनों पार्टीज को नहीं सुना, आपने बोला कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप पहले वो एक्सप्लोर कर लो। सो ये मेरिट पे नहीं अप्लाई हुआ है। तो अगर मेरिट पे अप्लाई नहीं हुआ है तो क्या रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा? द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो कि भाई मेरिट पे नहीं अगर अप्लाई किया गया, आपने मेरिट पे नहीं जजमेंट दिया है, ऑर्डर पास किया है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो लेकिन अब ये जो एक्स का लीगल एक्शन है उसका एम्प्लॉयर क्या कह के कह रहा है कि रेस जुडिकाटा लगेगा, तो क्या लगेगा? द आंसर इज नो। तो इट हैज टू बी बी, इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखते हैं कि भाई बोथ बी एंड सी भी सही हो सकता है क्या। सी कह रहा है कि द मैटर रिलेट्स टू लाइवलीहुड एंड लाइफ, लाइफ की बात है, खाने पीने की बात है, तो टेक्निकल रूल ऑफ रेस जुडिकाटा शुड नॉट बी अप्लाइड। ये सब ना मतलब ये इमोशनल बातें हैं, ये लीगल बात नहीं है। हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ लीगल की, हमें इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसना है। सो ऑप्शन सी हियर इज अ इमोशनल ट्रैप। तो ए और सी को हमने इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये एक इमोशनल ट्रैप है ना। तो हमको इमोशनल होके नहीं सोचना है, हमको सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि लॉ के पर्सपेक्टिव से ये क्या होगा। तो सी भी एलिमिनेट हो गया, तो डी एलिमिनेट हुआ, बचा जो है वो मेरा है ऑप्शन बी। सो इसीलिए मेरा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो देखो, अगर हमको ये चीजें, अगर हमको पैसेज और प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, राइट। सो कैसा लगा आपको ये सेशन, कितने स्कोर्स आए आपके, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा मुझे, हाउ मच डिड यू स्कोर। एंड जल्दी से बता दूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लैट 2024 जो है 3 दिसंबर को आने वाला है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप
प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जो है वो आपके लिए एक क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है वो रन कर रहा है, जहां पे कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। आपको अपने थ्योरी वगैरह कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ही जल्दी से और बहुत अच्छे से अपना रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंप्लीट कर सकते हैं। गाइडेंस सेशंस जो है वो आपको मिलेंगे। एनएलयू स्टूडेंट्स के साथ आपको इंटर्नशिप मिलेगा, आपको उनके साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, मेंटोरशिप मिलेगा, मॉक टेस्ट्स एंड सेक्शनल टेस्ट्स जो है वो आपको खूब सारे मिलेंगे। So all of this is something which you are going to get only at 7499। ठीक है, 7,499 रुपए में मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, वेबहब। तो अगर आपको अच्छा लगे, आप एनरोल करना चाहो, तो प्लीज एंश्योर एंड मेक श्योर कि आप मेरा कोड यूज करो एंड गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स, और जल्दी से अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, एंड टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली जुड़े रहिए। और इस क्लास नोट को की पीडीएफ जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में फॉर श्योर मेक श्योर कि आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, आप वहां से इस क्लास नोट को एक्सेस कर सकते हो। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूंगा मंडे टू सैटरडे एट 7 PM इन द इवनिंग, शाम में। तो मुलाकात होगी अब आपसे मंडे को। संडे को जो है मॉक देना मत भूलिएगा। आपके लिए एक मॉक टेलीग्राम पे डेफिनेटली आएगा, और जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो खैर बहुत सारे मॉक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनके लिए भी एक मॉक जो है वो वापस से अभी डाला जाएगा। संडे को उनके लिए भी एक मॉक जो है वो लाइव हो जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ उनके प्रैक्टिस के लिए। तो हम लोगों ने अभी सभी स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक ये 5वां मॉक जो है वो रिलीज होगा, एंड हमारे पेड प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 8वां या 9वां मॉक जो है वो लॉन्च होगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ मॉक्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट एनरोल फॉर द स्मार्ट कोर्स, जो कि आपका क्रैश कोर्स क्लैट 2024 के लिए है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइज, हैप्पी प्रिपरेशंस, स्टे सेफ, टेक केयर, एंड मुलाकात होगी आप सबसे मंडे को एट शाम को 7 बजे। टिल देन, टाटा, बाय बाय।